जवाब भी आया है। महोदय, मेरा प्रश्न यह है मोटा मोटी कि आपने जो बीपीएससी टीचर है उसको सीनियर बना दिया और जो सक्षमता परीक्षा नियोजित शिक्षक ने दिया उसको आपने जूनियर बना दिया। तो जो सक्षमता परीक्षा दिया है वो 15 साल, 10 साल, 17 साल, 18 साल तक लगातार वो कार्य करता रहा शिक्षण संस्थानों में, और उसके 15 साल 18 साल के निरंतरता आप नहीं जोड़ेंगे तो वह डिमोरलाइज फील करते हैं। और दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कि एक ही काम में हम लगे रहे हों और हमको वो वरीयता का लाभ नहीं मिले। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि जो नियोजित शिक्षक हैं और जो सक्षमता पास किए हैं उनको उनके सेवा काल का जो जितना वर्ष तक उन्होंने स्कूलों में पढ़ाया है उसको उसमें जोड़ते हुए सीनियर बनाया जाए। सरकार का इस पर क्या कहना है? एक मिनट पूछिए। हम लोग सभी जानते हैं यहाँ 3 लोकतांत्रिक ढांचे में 3 तरह की सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन की सरकार। और उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय नियोजन इकाई के द्वारा नियुक्ति करवाया। जो माननीय सदस्य का सवाल है वह इसलिए भी अनिवार्य है और अपरिहार्य है कि उन्हीं शिक्षकों के अनुभव के आधार पर सरकारी विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के रूप में नियुक्ति की गई, प्रधान अध्यापक के रूप में नियुक्ति की गई, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में व्याख्याता के रूप में नियुक्ति की गई। उसमें आप उनका अनुभव मान रहे हैं। राज्य सेवा संवर्ग के भी कोई अगर भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाते हैं तो वो सरकार स्टेट टू सेंटर होता है, सेंटर टू सेंटर होता है, तो लोकल गवर्नमेंट टू स्टेट क्यों नहीं हो सकता है? इतने दिन की सेवा, वो भी नियमित सेवा। मुख्यमंत्री महोदय ने पहले वो ठेके पर थे नियुक्त, कॉन्ट्रैक्ट पर, और मुख्यमंत्री महोदय ने 60 वर्ष की सेवा उनकी भी की जितनी सरकारी कर्मियों की, सरकारी शिक्षकों की सेवा थी। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई विवाद है। विभाग द्वारा यह विवाद जरूर पैदा किया जा रहा है, शिक्षकों में असंतोष बनाया जा रहा है, पठन पाठन का कार्य प्रभावित हो रहा है। इसीलिए इसमें मंत्री महोदय आप एक बार समीक्षा करें और सरकार के संवैधानिक स्वरूप को देखते हुए जो माननीय सदस्य का प्रश्न है उसके अनुरूप उनको यह हकदारी मिलनी चाहिए। माननीय मंत्री। माननीय सभापति महोदय, जहाँ तक शिक्षकों के वेलफेयर का प्रश्न है या फिर शिक्षा जगत में जितनी सुधार हुए हैं, अगर उसमें डिटेल में जाएंगे समय लगेगा, लेकिन ये कहना कि शिक्षकों के विरुद्ध है सरकार या उनका ख्याल नहीं रख रही है सही नहीं है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, हम निश्चित रूप से आपके प्रस्ताव पर विचार करेंगे, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो भी माननीय सदस्य जान जाएं। स्थानीय निकाय शिक्षकों की नियमावली भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(6) के तहत अधिसूचित की गई है, जो राजकर्मी श्रेणी के तहत नहीं होते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, लीगल पोजीशन है। उसके बावजूद भी मैंने कहा कि हम उस पर विचार करेंगे, लेकिन जहाँ तक लीगल पोजीशन और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की बात है, सरकार उस पर सही है और जो हमारा विभाग है वो भी सही है। किसी को तंग तबाह करने के ख्याल से इस तरह की कोई मंशा नहीं है। हम लोगों ने तो जहाँ तक हो सका है शिक्षकों के हित में सारी कार्रवाइयाँ की हैं। अभी आप देख ही रहे हैं, जो नियुक्तियाँ हों या उनके अन्य जो भी उनके हित के कार्य थे, 2 लाख करीब 50,000 से ज़्यादा जो शिक्षक थे वो तो पास कर चुके हैं सक्षमता परीक्षा में और वो राजकर्मी का दर्जा पा रहे हैं। महोदय हम भटक गए। मैं यह संजीव जी ने भी कहा कि आपने हेडमास्टर बनाया तो उसकी वरीयता को काउंट किया कि नहीं? आप बीपीएससी में सरकार ने एक योजना लाई कि नियोजित शिक्षकों को हम परमानेंट करके राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहते हैं। आप दिए, वो परीक्षा दिया, लेकिन उसका पोंछ काट देने का आपने तो नहीं कहा था कि आपका जो पोंछ लगा हुआ है 18 साल का, 20 साल का, वो हम काट देंगे। और सरकार नियुक्त की थी, चाहे वो जिला में जिला परिषद का हो या कॉरपोरेशन में हो, जहां कहीं भी, हाँ,
जहां कहीं भी नियुक्ति हुई है महोदय वो सरकार के आदेश पर हुआ है। 60 साल तक आपने उसको रखने का वादा किया इसी सदन में। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि जो 18 साल 20 साल से काम कर रहे हैं उनकी सेवा निरंतरता उसमें जुटनी चाहिए। ये यूनिवर्सिटी एक्ट में भी है, दुनिया में ऐसा नहीं होता है कि एक ही काम कर रहे हैं। हम प्रमोशन के लिए छलांग करने जा रहे हैं बीपीएससी में देकर टेस्ट कराने, तो हमारा पोंछिए काट दीजिए। इसलिए महोदय मैं पुनः यह कहता हूं कि उनकी जो सेवा निरंतरता है उसमें जोड़ी जाए। अनुभव जितने दिन का अनुभव है, और आज अभी यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के पूर्व चेयरमैन बैठे हुए हैं और वर्तमान चेयरमैन भी बहाली कर रहे हैं। आप दूसरे कॉलेजों को, एफिलिएटेड कॉलेजों के 10 साल और 5 साल का आप काम करने का अनुभव जोड़ रहे हैं कि नहीं? आप उस पर आप अंक दे रहे हैं कि नहीं? ये दुनिया में ऐसा ही चलता है। एक अलग रूप से इसको प्रताड़ित करने के दृष्टिकोण से जो जूनियर आज बहाली हुआ है उसके कलेजा पर आप सीनियर के कलेजा पर बैठा देंगे तो शिक्षण संस्थानों में इसका असर पड़ता है। इसलिए महोदय मेरा आग्रह है कि उनका जो अनुभव का लाभ है उसमें जुटे। यह इस पर सरकार क्या कहती है? सभापति महोदय, प्रताड़ना की तो बात मेरे समझ के परे है और शायद इस सदन के समझ के भी परे है। शिक्षकों को जहां तक सुविधा दी जा रही है, एक चीज माननीय सदस्य भी बताना चाहेंगे, चूंकि उन्होंने लीगल प्रोविजन की बात की और हमने भी किया, तो क्या जो सक्षमता पास करने के पहले जब वो जो शिक्षक थे जिसे नगर निकायों ने या पंचायती राज व्यवस्था के अधीन उन्हें नियुक्ति दी गई, उन्हें टेम्परेरी स्तर पर या कॉन्ट्रैक्चुअल पर, तो वो हकदार नहीं थे न्यू पेंशन पॉलिसी के उस वक्त जब आप वहाँ पर जब आपकी नियुक्ति थी या आपको जब पंचायती राज व्यवस्था के तहत आपको शिक्षक के रूप में रखा गया, तो उस वक्त आप तो न्यू पॉलिसी स्कीम के एनपीएस के तहत पेंशन स्कीम के हकदार नहीं थे। हकदार अब आप हुए हैं अब से, जबकि आप राज्यकर्मी का दर्जा पा लिए हैं तब। तो इसलिए प्रताड़ना की कहाँ से बात हो रही है? वो तो उनके सुविधा के लिए हम लोग ने सक्षमता परीक्षा की और उसको हम लोगों ने राजकर्मी का दर्जा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल उनके तरफ संवेदनशील रुख अपनाया है। जहाँ तक ये प्रश्न है, उन्होंने कहा कि सेवा जो उन्होंने दी है राज्य को और अपने अपने संस्थाओं में, उस पर हम विचार जरूर कर लेंगे, लेकिन कानूनन रूप से इसकी बाध्यता नहीं है, लेकिन फिर भी हम संवेदनशील होकर उस पर पुनः विचार करेंगे। धन्यवाद। ठीक। माननीय सदस्य डॉक्टर समीर कुमार सिंह और श्री मोहम्मद सोहेब आज पर जाने का और वो कब तक बंद रहेगा? इस तरह के अधिकार से वंचित करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। और उस जिला शिक्षा पदाधिकारी और वो कार्यालय केवल वेतन रोकने के पीछे अनुशासन नहीं है, कुछ और भी बातें हैं, उसकी जांच होनी चाहिए और जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से उन पर और उनके अन्य जो कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको दंडित किया जाना चाहिए। उनको रोकने का किसने अधिकार दे दिया कि किसी तरह का आंदोलन राज्य में नहीं होगा और शिक्षक अपनी मांगों के लिए आंदोलन नहीं करेगा? ये तो हमारे लोकतांत्रिक तरीके हैं। जो हमने कहा था कि जिलावार हम लोग समीक्षा करें, जहां भी वेतन कटौती या वेतन रोक के उसको हम लोग कर रहे हैं। जहां तक पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रश्न उठता है, तो हम लोगों ने जहां जहां कमियां पाई हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों ने अपने स्तर पर कार्रवाई की है। मैंने सदन को पहले भी बताया कि गोपालगंज जिले में, उसके बाद किशनगंज जिले में और 2 दिन पहले दरभंगा जिले में जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर थे, जो खामियां हमने पाई और बहुत ज़्यादा अनियमितताएं थी और वहाँ के जो डीपीओ थे, तो उन लोगों को हम लोगों ने निलंबित भी किया है। तो जहाँ इस तरह की कमियां उजागर होंगी कि जहाँ मेंस्ट्रिया इन्वॉल्व है, कि जहाँ पर जानबूझ करके या इस तरह की गलतियां हैं, तो हम लोग जिलावार समीक्षा कर रहे हैं। माननीय सदस्य को मैं कहना चाहूँगा कि इस जिले की भी जब हम लोग समीक्षा कर लेंगे और हर जिले में जहां शिक्षकों की गलतियां नहीं है उसको निश्चित रूप से उसका हम लोग सुधार कर लेंगे। मैंने पूर्व में भी कहा। माननीय श्रीमती शशि यादव। उत्तर प्राप्त हुआ है।
लेकिन ये क जो है स्वीकारात्मक कहा गया है। ये विद्यालय रसोइया जो खाना बनाती हैं स्कूलों में, जिस वजह से आज स्कूलों की गुणवत्ता भी कुछ बढ़ी है, तो वो कह लीजिए कि उनको 1650 रुपया दिया जाता है और हाल के वर्षों में कोई उनके मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुई है महोदय। और हम लोग कहीं भी जाते हैं, लोग सुनते हैं कि बिहार में 1650 विद्यालय रसोइया को मिलता है, तो शर्म से सर झुक जाता है महोदय। और इन्हें पार्ट टाइम कहा गया है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ महोदय कि ये पार्ट टाइमर नहीं है, क्योंकि ये कह लीजिए बच्चों को खाना खिलाती हैं और पूरा साफ सफाई करके पूरा खाना बना करके और तब वो जाती हैं, तो वो 10 से 12 घंटे उसको लग जाते हैं महोदय, इसलिए उसे पार्ट टाइम ना कहा जाए। और ये जो कहा गया है कि सितंबर और अक्टूबर 24 का भुगतान किया जा रहा है, तो इस उत्तर का क्या मतलब समझे महोदय? भुगतान किया गया या किया जा रहा है, ये मतलब किया जा रहा है का क्या मतलब समझे महोदय? और हम ये चाहेंगे महोदय कि ये भी कहा गया कि भाई ये केंद्रांश से आने पर हम करते हैं, तो मुझे लगता है कि अब डबल इंजन की सरकार है, तो थोड़ा केंद्र सरकार से भी गुहार करके और ये बढ़ाया जाए और बिहार एक मिसाल कायम करे, क्योंकि अन्य राज्यों में इससे ज्यादा मिलता है महोदय, बगल के राज्यों में से ज्यादा मिलता है, इसलिए यहाँ निश्चित तौर पर कम से कम 10,000 किया जाए महोदय। हम ये मांग करेंगे, क्योंकि बहुत गरीब परिवार की महिलाएं रहती हैं। अगर आप देख लीजिए कि जो घरों में घरेलू कामगार महिलाएं रहती हैं, वो भी अगर खाना बनाती हैं, तो आप कहीं से भी 5 से 7 हजार रुपया देते हैं, और ये स्कूल में इतना बड़ा योगदान दे रही हैं और सबसे गरीब परिवार की महिलाएं हैं। इसलिए महोदय इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दिया जाए और बिहार में एक मिसाल कायम किया जाए। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो अपनी बातें कही हैं उन्हें ग्रहण करते हैं। दूसरी बात कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार संवेदनशील है। उन्होंने रसोइया के बारे में कहा, हम लोग उस पर विचार करेंगे, लेकिन उनको साथ साथ ये भी पूरा बिहार जानता है कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने जो तालीमी मरकज़ है उनका 11,000 से 22,000, शिक्षा मित्र है उनका 12,000 से 23-24,000, और किस तरीके से जो टोला सेवक हैं ताकि दलित बच्चों को भी उनको स्कूल में लाया जाए 12,000 से 24,000, इसी सरकार ने किया है। तो सरकार तो बिल्कुल संवेदनशील है कि जहाँ तक प्रश्न है बच्चों को स्कूल तक लाने का, और इसी वजह से सरकार के इन सब प्रयासों की वजह से जहाँ ड्रॉप आउट 12% से ज़्यादा था, आज 1% से कम है। अन्य योजनाएं भी हैं और निश्चित रूप से जो माननीय सदस्य की चिंता है हम लोग भी उससे अवगत हैं और उस पर हम लोग संवेदनशील रुख निश्चित रूप से अपनाएंगे। बजट को भी हम लोग को ध्यान में रखना होता है। शुक्रिया महोदय एक बस महोदय महिला का सवाल है महोदय, बस ये बिल्कुल आपने उन सारे लोगों का किया है, तो इनको भी जो सबसे कम आप दे रहे हैं, उनको 11,000 दे रहे थे, किया है वो अच्छी बात है, मगर 1650 रुपया आप दे रहे हैं इनको, तो इनका भी किया जाए। और 10 महीने का मिलता है महोदय, कम से कम इनको 12 महीने का किया जाए, ये हम जरूर मांग करेंगे। 10 महीने का आप देते हैं, जबकि स्कूल शिक्षकों को आप 12 महीना का देते हैं, तमाम कर्मचारियों को आप 12 महीना का देते हैं, तो इनको क्यों 10 महीने का देते हैं? इसलिए इनका भी 12 महीना किया जाए महोदय। ठीक, चलिए माननीय सदस्य प्रोफेसर नवल कुमार किशोर यादव। जवाब भी आया है महोदय। मेरा प्रश्न यह है मोटा मोटी कि आपने जो बीपीएससी टीचर है उसको सीनियर बना दिया और जो सक्षमता परीक्षा नियोजित है कि आपके अधिकारियों ने आपको गोल गोल घुमा घुमा करके उसको बताया है। लोग धरना पे बैठे हुए हैं वहां गर्दनी बाग में, और आपसे भी कितनी बार वो लोग आवेदन दे चुके हैं मिल करके। तो मैं निवेदन करूंगा कि उन लोगों से बुला करके बात कर लीजिए, आखिर इतना लंबा समय से क्यों इसको टाला जा रहा है। जो जांच होना है, कुछ होना है, फौरन हो जाए। आखिर वो लोग बूढ़े हो रहे हैं, उनकी उम्र जा रही है, उनको कोई देखने वाला नहीं है। सरकार अगर नहीं देखेगी तो कौन देखेगा? सरकार के ही घोषणा की वजह से उन लोगों की बहाली हुई और सब कुछ हुआ, और उसके बाद उनको कुछ नहीं हो रहा है। तो बुला करके उसको तुरंत इसी हफ्ते में हमको लगता है कि आप
उसको शॉर्ट आउट कीजिए। जो जांच करना है उसको जांच में कै दिन लगता है, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, उसको इस महीने में दिसंबर में उसको खत्म कीजिए, बड़ा मेहरबानी। ठीक। सभापति महोदय, जो जांच प्रतिवेदन आ गए हैं जिन मदरसों के 15, हमने कहा कि असेंबली समाप्त होते ही उसको निर्णय ले लेंगे और शेष जो प्रतिवेदन बाकी हैं उसको दिसंबर माह में हम लोग निश्चित रूप से 25 दिसंबर तक मांग लेंगे। यहाँ तक मुझसे प्रश्न है मिलने का, ये 12:30 बजे जैसे खत्म होगा ये सब, तो आप उनको अभी सूचित कर दें, हमारे कार्यालय में आ जाए, अभी मिल लेंगे। धन्यवाद। चलिए अब तारांकित प्रश्न ले जाएंगे। माननीय सदस्य डॉक्टर संजीव कुमार सिंह। उत्तर मिल चुका है जी, लेकिन प्रश्न के अनुरूप उत्तर नहीं है। मैं असंतुष्ट हूं उत्तर से। सरकार के राजस्व की क्षति वर्ष 2019 से मंत्री महोदय माने लूटा जा रहा है एक तरह से। एजेंसियों और विश्वविद्यालय के प्रबंधन जो हैं वह जीएसटी में नामांकन, परीक्षा, ये सब एग्जेम्प्टेड है, लेकिन जीएसटी के प्रावधान जितने भी हैं, नियम जितने भी हैं, उसकी अनदेखी करके विश्वविद्यालय में प्रत्येक वर्ष 25 से 30 लाख रुपए का कारोबार किया जा रहा है, अवैध कारोबार। तो मंत्री महोदय ने जो उत्तर विभाग ने जो दिया है, मुझे लगता है वो कहा गया है महालेखाकार से करवाया जाएगा, और अभी तक लगता है 20-25 करोड़ या कितना रुपया चला गया होगा। तो जब जीएसटी का है तो वित्त विभाग के पदाधिकारी से आप जांच करवावें। ये इसके नाम पर, इसमें एक महोदय बात बता देते हैं, जीएसटी ये जो एजेंसी है यूएमआईएस, जो जीएसटी के नाम पर जो परीक्षा और ये लेती है, वह 1 वर्ष में ही 6 स्किल्ड हैंड दे देगी विश्वविद्यालय, लेकिन वो हरि अनंत हरि कथा अनंता जीवन भर के लिए ये क्वेश्चन वित्त विभाग में ही भेजा गया था, लेकिन वो लोग ट्रांसफर कर दिया। तो महोदय उत्तर तो नहीं ना आया। उत्तर तो वित्त विभाग के पदाधिकारी से जांच करवाया जाए ना, ये तो लूटता ही रहेगा विश्वविद्यालय। इसको भेजा जाएगा पुनः हित में। सभापति महोदय, कि हम लोगों ने अलग अलग ऑडिटर्स की टीम बनाई है सेलेक्ट करके, और जो बकाये पैसे हैं सरकार के कई यूनिवर्सिटीज़ में, तो उसको हम लोग वापस लाने के लिए पत्र तो लिखा, लेकिन हम लोग इंडिपेंडेंट ऑडिट, एक तो स्टैच्यूटरी ऑडिट तो जो ऑडिटर जनरल करते हैं उनका ऑफिस करता है, लेकिन हम लोग भी अपने स्तर से ऑडिटर्स की टीम भेज रहे हैं। और ये जो माननीय सदस्य ने अपनी चिंता व्यक्त की जीएसटी के बारे में, फाइनेंस डिपार्टमेंट्स और हम लोग के भी ऑडिट टीम मिल करके और फिर हम लोग उसकी वसूली करेंगे। ठीक। इसमें हम लोग लगे हुए हैं। माननीय सदस्य प्रोफेसर संजय कुमार सिंह। उत्तर आया है ना? हाँ, उत्तर नहीं है? हाँ? उत्तर आ गया है, देख लीजिए। हाँ? आया है उत्तर। हाँ? आगे बढ़ा जाए। उत्तर लंबा है। वही सवाल है सर जो अभी कुछ देर पहले चर्चा में आई है कि जैसे कुछ बिहार के प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक अपने संगठन के बैनर तले विधिवत रूप से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर, और वो छुट्टी लेकर आए और तब उनका वेतन काट दिया गया। के पाठक जी के रिजिम में वो मनमाना आदेश दे दिए कि जो भी प्रदर्शन में भाग लिया सबका वेतन काटो, वीडियो देखकर, फोटो पहचान कर। तो वैसे ही व्यक्ति जो शिक्षक छुट्टी लेकर सीएल अपना गवा कर वह प्रदर्शन में भाग लिया अपने संगठन के आह्वान पर, इसी पटने में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। सरकार उनकी बातों को सुनी भी है। सरकार के प्रति सारे शिक्षक आभार भी प्रकट कर रहे हैं। जो बीपीएससी एग्जाम देने वाले जो शिक्षक को बाध्य किया जा रहा था नियोजित, वैसे ही शिक्षकों का यह वेतन कटौती का मामला है। हम समझते हैं कि इसका
भुगतान होना चाहिए, चूंकि वो शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ अपनी बात जो संवैधानिक अधिकार थे उसके तहत उन्होंने कहा और छुट्टी लेकर आए हुए थे। तो ऐसे शिक्षकों के वेतन जो कटौती किए गए हैं उसको वापस किया जाए। सभापति महोदय, हमने पूर्व में भी आश्वस्त किया था सदन को कि इस तरह के जितने मामले हैं हम लोग जिलावार समीक्षा कर रहे हैं और अनुशासन को छोड़ के, जहां अनुशासनहीनता है या अन्य कोई बातें हैं उसको छोड़ करके अगर विधिवत रूप से कोई आए तो हम लोग को कोई एतराज़ नहीं है उनको अपने जो वेतन इत्यादि देने में। लेकिन हमने जैसा कहा कोई उसकी वजह होनी चाहिए और वजह है तो निश्चित रूप से हम लोग उसको एडजस्ट कर देंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाए तभी तो वो इसकी समीक्षा नहीं, ठीक है, वो हमने कहा जिलावार हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, जैसे अन्य डेवलपमेंट कामों की समीक्षा की है तो इसकी भी हम लोग कर रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। माननीय सदस्य श्री महेश्वर सिंह जवाब आया है जी, तो उसमें मंत्री जी का जवाब है। हमने पूछा था कि 20, 21, 22 तक के अभियंत्रण कॉलेज में इंजीनियरिंग की बहाली में इनका जवाब है कि 30% नामांकन नहीं हो पाया है। तो हम इसको जोड़े हैं तो 13,257 20 से लेकर 23 तक 13,257 ऐसे उम्मीदवार थे जिनका नामांकन इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं हो सका और 30% सीट मंत्री जी के जवाब के अनुसार खाली रह गई। तो कौन सा कारण है जी खाली रह गई? अंत में सहजूर पूछे हैं इनसे कि यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो शैक्षणिक सत्र 2020 से लेकर 24 तक अधिकतम सीटें विभिन्न अभियंत्रण महाविद्यालयों में खाली रह गई तथा सीटों पर 100% नामांकन हेतु भविष्य में सरकार की क्या योजना है? हजूर लोग महाराष्ट्र चले जाते हैं, बंगलोर चले जाते हैं, कर्नाटक चले जाते हैं, दूसरे राज्यों में यहाँ के विद्यार्थी चले जाते हैं नामांकन कराने के लिए और वहाँ से इंजीनियर बनकर आते हैं। इस देश में सबसे ज्यादा इंजीनियर बिहार का, इस देश में सबसे ज्यादा डॉक्टर बिहार का, इस देश में सबसे ज्यादा IAS अफसर बिहार का। बहुत अच्छी बात है, हर विभाग में तरक्की हो रहा है, लेकिन ये 30% सीट खाली रह जाए और 3 वर्ष में 13,000 हमारे विद्यार्थी यहाँ नहीं पढ़ सके और दूसरे राज्यों में जा सके। इसी हालत में हमने पूछा है कि भविष्य में इसकी क्या योजना है कि सीटें खाली नहीं रहे, हमारे बिहार के विद्यार्थी ऐसी जगह पढ़े और बाहर पैसा नहीं जाए। यही सवाल हमारा है, हमको थोड़ा सा संतुष्ट कर दीजिए, यही जवाब चाहिए। नामांकन को 100% सुनिश्चित करने के हेतु विभाग के अनुरोध पर छात्र ये सत्र 2024-25 में बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा प्रतियोगिता परिषद पटना द्वारा विशेष काउंसलिंग दिनांक 19/4/24 से लेकर 4/12/24 तक निर्धारित है। विभाग 100% नामांकन सुनिश्चित करने हेतु प्रयत्नशील है और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। महोदय, होता यह है कि कई बार लोगों का यहाँ पे एंट्रेंस हो जाने के बाद भी कुछ बच्चे का ये मित्रवत होता है कि वो हमारे साथ पढ़ रहे थे, वो महाराष्ट्र में चले गए तो वो साथ में एडमिशन वहां ले लेते हैं। लेकिन अब हमारे नेता के निर्देशानुसार ऐसा हुआ है कि अब हम लोग का फीस भी 10 रुपए में इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही है और 5 रुपए में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई हो रही है। इसलिए मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस वित्तीय वर्ष से हम लोग लगभग 100% सीट अपना ये फुलफिल कर लेंगे। हाँ, कर दीजिए तो अच्छी बात है, लेकिन जो जवाब आया है कि महाराष्ट्र चला जाता है तो फिर कहे नहीं काउंसलिंग करते हैं। कर रहे हैं ना, कीजिए ना। जो 12 एक बार काउंसलिंग कर लिए और सीट हम खड़े हैं तो आप कहे खड़े हो गए। सवाल है कि हम एक बार काउंसलिंग कर लिए, नामांकन हो गया और हाँ ठीक हो गई है कर लिए, अब खाली रह जाता है सीट तो फिर उसका काउंसलिंग कीजिए और नामांकन करके 100% कीजिए। आपको मैंने यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं, हम आपको एक सलाह सुझाव दे रहे हैं। 4/12 तक अभी है। माननीय सदस्य श्री नीरज कुमार महोदय, जवाब मिल गया है, जवाब से संतुष्ट भी है, लेकिन हम विभाग से एक अनुरोध करते हैं, ये सदन है सभापति महोदय, तो जब जवाब दीजिए तो पूर्ण जानकारी से सदन को अवगत कराइए।
ये बिहार के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है सभापति महोदय कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, मैंने पूछा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार के होनहार खिलाड़ियों ने परचम लहराया है, तो ये कह रहा है कि हाँ, तो जो आप सरकार